रीबॉर्न ऑफ वॉरियर मैत्री चैप्टर 7। भोर का समय था जब रुद्रन्मय की प्रजा में हलचल मच गई थी। हर ओर एक ही बात साथ फैल रही थी और किसी को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। लोग इस चीज को मानने से इनकार कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों हुआ, किसी की भी समझ से ये बात परी थी। वहां चौराहे पर भी यही बातचीत चली हुई थी। अरे क्या तुम्हें ज्ञात है? राजकुमारी मैत्री ने राजकुमार शांतनु एवं राजकुमार विशिष्ट ज्ञान का युद्ध रोक दिया। वो पता नहीं वहां कैसे पहुंच गईं और साथ में कालचक्रात के समय वो राजकुमार विशिष्ट ज्ञान के हाथ लौटीं। क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है? अरे भैया, मैं भी यही कह रहा हूँ। राजकुमारी मैत्री तो पागलों की तरह राजकुमार शांतनु के पीछे पड़ी हुई थी तो अब क्या हो गया? कहीं ये उस चांडाल का कहीं कोई नया षड्यंत्र तो नहीं राजकुमार शांतनु को पाने के लिए? सही कहती हो बहन। अरे मैं तो कहती हूँ कि इस राजकुमारी मैत्री कोई तो कहीं उसके महल से निकालना ही नहीं चाहिए था। हमारी राजकुमारी शीलवती को देखिए तनिक, कितनी सरल, शांत, सौम्य एवं संस्कारी है, और एक पे राजकुमारी मैत्री। भला ऐसी भी कहीं राजकुमारी होती है? उस स्त्री की बात कर सबने अपनी सहमति जताई। मैत्री का घमंडी और बहुत ही बुरा व्यवहार था प्रजा के साथ, इसलिए प्रजा में कोई उसे पसंद नहीं करता था। वहीं उसकी बड़ी बहन राजकुमारी शीलवती को सब बहुत अधिक पसंद करते थे। सर को यही लगता था कि महारानी धीरजा से उत्पन्न हुई संतानें बहुत अधिक सुंदर, सुशील, मर्यादित एवं संस्कारी हैं, चाहे वो राजकुमारी शीलवती हो या फिर राजकुमारी शीलना या फिर दोनों जुड़वां शीलभा और शीलभ, चारों ही बहुत अधिक पसंद किए जाते थे। वहीं रानी कृष्णा की बेटी मैत्री बहुत अधिक खटकती थी लोगों को। तभी अचानक एक अन्य स्त्री ने कहा, वैसे मेरे विचार से ये उचित ही होगा कि वो नकचड़ी राजकुमारी मैत्री उस मिथ्याकुमार विशिष्ट ज्ञान के साथ ही अपना संबंध जोड़ ले। दोनों एक जैसे ही हैं, कपटी, दुष्ट एवं अधर्मी। अच्छे तो बस हमारे राजकुमार शांतनु ही हैं। कितना अच्छा युगल बनता है उनका राजकुमारी शीलवती के संग। सब सहमति जताने लगे। मिथ्याकुमार वास्तव में विशिष्ट ज्ञान को कहा जाता था, मिथ्य एवं राजकुमार को जोड़कर, क्योंकि उसकी माता रुद्रमा में राजसी रक्त नहीं था, इसीलिए वो पूर्ण रूप से राजकुमार नहीं था। जबकि महारानी सत्यभा, रानी आलिका और रानी कुशाभा क्योंकि उच्च परिवारों एवं राजसी परिवार से संबंध रखती थी, तो उनकी संतानें वास्तव में शुद्ध रक्त की मानी जाती थी। महारानी सत्यभा के 3 पुत्र थे, सबसे बड़े राजकुमार शांतनु, उनसे छोटे राजकुमार नीलकंठा और सबसे छोटे राजकुमार वीरनाथ। राजकुमार वीरनाथ गुरुकुल में थे। राजकुमारी आलिका की भी 3 संतानें थीं, राजकुमार शमशेर, राजकुमार आरिक और राजकुमारी नवनी। राजकुमार शमशेर बड़े थे तो शेष दोनों गुरुकुल में थे। रानी कुशाभा के 2 ही पुत्र थे जो कि अभी छोटे थे, राजकुमार आभम्यंक और राजकुमार सुधन। दोनों ही गुरुकुल में थे। हालांकि रानी कुशाभा के भाई कालोभ ने भी अपना डेरा यहीं जमा रखा था और उसके 4 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा कंचिक जहां शांतनु का सेनापति था, तो वहीं उससे छोटा कनिक भी राजकुमार नीलकंठ के साथ सेना की एक टुकड़ी को संभालता था। अन्य दोनों छोटे थे और गुरुकुल में थे। क्योंकि वो लोग भी राजकुल से थे तो उन्हें भी राजकुमार माना जाता था। महाराज ज्ञानभद्र ने वास्तव में उन्हें राजपरिवार के सदस्यों की उपाधि दी थी, इसलिए विशिष्ट ज्ञान के सामने 1 नहीं, 2 नहीं, वरन सदैव 11 भाई खड़े दिखलाई पड़ते थे। वैसे राजकुमार कनिक का प्रेम संबंध शाखा परिवार की सबसे छोटी राजकुमारी शीलभा के साथ चल रहा था। संपूर्ण राज्य इस संदर्भ में जानते था और दोनों ही राजपरिवार इस संबंध से प्रसन्न थे। परंतु क्या वास्तव में? वो कहते हैं ना कि आवश्यक नहीं कि आपकी प्रसन्नता से बाहर वाले भी द्वेष रखते हों, कुछ आपके अपने भी आपकी प्रसन्नता को भंग करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। परंतु राज्य के सभी लोगों को यही प्रतीत होता था कि केवल और केवल मैत्री ही है जो कि शाखा परिवार और मुख्य परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र करती है। सारी प्रजा इस पर चर्चा करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत कर सकती थी। जैसे कि प्रथम स्त्री ने दोबारा कहा, अरे माता का प्रभाव तो पड़ता ही है। तांत्रिक परिवार से थी वो, स्वयं भी पहुंची हुई तांत्रिक।
पहले राजकुमार रुद्रवीर को अपने नियंत्रण में किया, परंतु जब उसका तंत्र मंत्र उल्टा पड़ गया और रुद्रवीर की मृत्यु हो गई तो हमारे महाराज शीलेंद्र पर तंत्र सिद्धि करके उनसे विवाह कर लिया, परंतु बुरे कर्मों का फल, इसीलिए तो अपनी पुत्री को ही जन्म देते समय चल बसी। और उसकी पुत्री वो भी किसी डायन से कम है क्या? वो तो महारानी धीरजा का प्रेम था जो महाराज बच गए। उस सौतन डाह में भी रानी कृष्णा कुछ नहीं कर पाई। ऐसा प्रेम तुमने कहीं देखा तक नहीं होगा जो महारानी धीरजा ने दिखलाया है। क्या तुम सत्य कह रही हो बहन? क्या वास्तव में रानी कृष्णा ने महाराज शीलेंद्र पर तंत्र मंत्र किया था? तो महाराज शीलेंद्र उस सम्मोहन से बाहर कैसे निकले? प्रेम की शक्ति बहन, प्रेम की शक्ति। महारानी धीरजा का प्रेम इतना अधिक पवित्र, इतना उत्कृष्ट एवं इतना अधिक तेजस्वी है कि इस प्रकार का सम्मोहन क्या ही महाराज को बांधता। महारानी धीरजा का प्रेम उनके पति को उनके पास ले आया। ये सुनकर अन्य स्त्रियों के मन में महारानी धीरजा के प्रति अनन्य प्रेम एवं भक्तिभाव जागृत हो गए। स्त्रियों के हाथ जुड़ गए उस आदरणीय महारानी के लिए जिसने प्रेम का इतना ऊंचा एवं उत्कृष्ट उदाहरण उनके सामने स्थापित किया था। क्या ही वो स्त्री थी जिसने अपने पति को विजयी किया। इतना प्रेम, इतना सम्मान वो स्त्रियां आभास कर रही थी कि उनकी आंखें स्वतः ही स्वयं नम हुई जा रही थी। परंतु दूसरी ओर बैठी उस युवती को अब चिढ़ मचाई थी। उसने एक काले रंग का कुर्ता पहन रखा था जिसके ऊपर उसने भूरे रंग का मोटा सा अंगरखा पहन रखा था। उस अंगरखे को उसने कमर पर एक काले कमरबंद से बांध रखा था जो कि मोटे कपड़े से बना था और उससे एक काली पोटली सी लटक रही थी। उसने एक तलवार अपने दाईं तरफ लटका रखी थी। उसने एक काले रंग का चूड़ीदार पहन रखा था और उसके मुंह पर एक काला सा कपड़ा उसने ओढ़ कर रखा था। उसके हाथ में एक मदिरा का बर्तन ले रखा था। उसने सबकी बातें सुनते हुए एक घूंट भरा और वो उठ खड़ी हुई। जिस हाथ से उसने मुंह पर ओढ़ रखा था उसके उसी दाएं हाथ पर एक मकड़ी के जाले का काले रंग का चिन्ह बना हुआ था। वो आगे बढ़ती गई और अचानक से उसने अपना बायां हाथ कमर पर डाला। वहां से उसने एक चाकू निकाला जो कि बहुत अधिक तेज धार का था। फिर उस लड़की ने उस चाकू को अपने बाएं हाथ की उंगलियों में घुमाया और सीधा बांस के बने उस स्तंभ पर दे मारा जहां उस चौराहे के ऊपर का छज्जा टिका हुआ था। बांस का वो स्तंभ एकदम से आधा कट गया और वो लड़की जाते जाते उसने स्तंभ में अपना कंधा मार गई। वहीं मैत्री की बुराई में व्यस्त स्त्रियों को कतई भान नहीं हुई कि उनके अपने जीवन में कौन सा राहुकेतु आकर बैठ गया है। वो मैत्री की निंदा चर्चा में इतनी अधिक मग्न थी कि स्वयं के सिर पर आया संकट तक उन्होंने नहीं देखा। अगले ही पल वो बांस टूट गया और छज्जा लड़खड़ा गया। अब सबका ध्यान ऊपर की तरफ गया और सारी की सारी स्त्रियां चीख पड़ी। सब की सब वहां से भगवान का नाम लेते हुए भागी। वहीं वो लड़की अपने मुंह पर काला कपड़ा ओढ़कर आगे बढ़ रही थी जब उसके पीछे वो छज्जा जा गिरा और धूल का एक तेज गुब्बार ऊपर की तरफ उड़ गया। लड़की की काली गहरी आंखें मुस्कुरा दी। उसके हाथ में बना हुआ वो मकड़ी के जाले का काला चिन्ह और ज्यादा चमक उठा। कोई नहीं जानता था कि जो उस लड़की ने किया वो क्यों किया और वो लड़की कौन थी। आखिर वो राज्य जहां पर सबके सब मैत्री को इतना अधिक नापसंद करते थे वहां पर वो लड़की मैत्री की निंदा सुनकर इतना ज्यादा क्यों भड़क गई थी। सुबह का समय बीतकर दोपहर हो आई थी जब मुख्य महल का दरवाजा खुला और अचानक से एक सेना भीतर आई जिसका नेतृत्व स्वयं राजकुमार शांतनु कर रहा था। उसके ठीक पीछे विशिष्ट ज्ञान की अपनी बनाई गई रुद्राणी सेना के कुछ सैनिक थे जिनका नेतृत्व विशिष्ट ज्ञान का विश्वस्त सेनापति अनुराज कर रहा था। अनुराज एक बहुत ही उत्कृष्ट योद्धा था और रानी रुद्रमा की बड़ी बहन अंबिका और उसके पति महेश की एकमात्र संतान भी। विशिष्ट ज्ञान को बचाने और उस खोई हुई सारंगी को ढूंढने में दोनों की मृत्यु हो चुकी थी और अब उनकी निशानी अनुराज ने अपने बड़े भाई विशिष्ट ज्ञान के साथ मिलकर सौगंध खाई थी कि वो अवश्य ही रुद्राणी कबीले की पुनर्स्थापना करेगा। वो एक गंभीर और बहुत अधिक शांत रहने वाला युवक था जिसका उद्देश्य केवल और केवल विशिष्ट ज्ञान की सुरक्षा एवं उसका अनुसरण करना था। इसीलिए वो अभी भी विशिष्ट ज्ञान के साथ उस काश्र पहाड़ी पर गया था जहां अचानक से राजकुमारी मैत्री पधार गई थी। सोचते सोचते हुए उसने पलटकर पीछे देखा। वहां सबसे पीछे विशिष्ट ज्ञान अपने घोड़े त्राटक पर भीतर आ रहा था और उसके साथ शशक थी। शशक अभी भी अपनी जीन्स और शर्ट में थी और उसके पैरों में सफेद रंग के स्पोर्ट्स शूज थे। उसने अपनी पीठ पर अपना काला बैग पहना हुआ था।
शशक ने अपने दोनों हाथों को विशिष्ट ज्ञान के कंधे पर रखा हुआ था और वो यहाँ वहाँ देख रही थी। शशक ने मन ही मन सोच रही थी, वाह क्या महल है यार। वैसे किताब के अनुसार रानी रुद्रमा अपनी बड़ी बहन और जीजा के मरने के बाद यहाँ वापस लौट आई थी और इस मुख्य द्वार के भीतर बहुत सारे महल हैं, इसलिए सारे राजपरिवार के लोग यहीं रहते हैं। बाई गॉड, राजपाल यादव सर का डियर याद आ गया। साला इसको मुख्य महल क्यों बोलते हैं, जिला क्यों नहीं घोषित कर देते हैं। सोचते हुए शशक ने पलटकर दूसरी तरफ देखा जहां मुख्य राजदरबार का महल दिखलाई पड़ रहा था। शशक रहे एक गहरी सांस छोड़ी, तेरे फूंकने के लिए सबसे पहला टारगेट शशक, याद रख। तभी अचानक विशिष्ट ज्ञान ने हल्की सी चिढ़ के साथ कहा, क्या आप बिना हिले डुले बैठेंगी? पूरे मार्ग आप यहाँ वहाँ देखते हुए आई हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप इस राज्य को पहली बार देख रही है। विशिष्ट ज्ञान ने आगे की तरफ देखा, आप थोड़ा सावधान अवस्था में बैठिए क्योंकि आप ऐसे ही हिलती रहीं तो आप गिर जाएंगी। ऐसे कैसे गिर जाऊंगी मैं? अरे तुम थोड़ा ध्यान से चलाओ ना इसको, शशक ने एकदम से कहा तो विशिष्ट ज्ञान को एक गहरी सांस छोड़ी। त्राटक अपने ध्यान से ही चला हुआ है परंतु आप इस प्रकार से बैठी हुई हैं कि आप स्वयं। शशक ने एकदम से उसके कंधों पर अपने हाथ मारे और उसके कंधों को सहलाते हुए कहा, पार तुम इतने गबरू जवान लड़के हो, अगर मैं नीचे गिरने भी लगूंगी तो तुम पकड़ लेना। व्हाट्स द बिग डील? विशिष्ट ज्ञान बेचारा स्तब्ध रह गया था। उसने त्राटक का सिर सहला दिया तो त्राटक रुक गया। विशिष्ट ज्ञान एकदम से शशक की तरफ पलट गया, किस प्रकार की भाषा बोल रही हैं आप? और आपका व्यवहार इतना अधिक विचित्र कैसे हो गया है? शशक उसकी तरफ पलके झपकाते हुए देखती रही। फिर अचानक से उसको एक घंटी की आवाज सुनाई पड़ी तो उसने विशिष्ट ज्ञान के पीछे देखा। मुख्य राजपरिवार का महल आ चुका था जो अन्य महल से कहीं अधिक बड़ा था। इसी महल के अंदर महाराज ज्ञानभद्र, महारानी सत्यभा, रानी आलिका और रानी कुशाभा रहती थी। उनकी सारी संतानें भी इसी महल में थी, जबकि रानी रुद्रमा एवं उनका सारा परिवार अन्य महल में रहता था। उन्हें राज दरबार के अलावा और कहीं आने जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप काश्र पहाड़ी पर कैसे पहुंची? आपको कैसे जात हुआ कि राजकुमार शांतनु की तलवार पर विष लगा हुआ है? और आपने मुझे क्यों बचाया? काल चक्रात आने पर आप मेरे हाथ क्यों आईं? आखिर हो क्या गया है आपको? विशिष्ट ज्ञान ने पूछा तो शशक ने एक लंबी सांस छोड़ी। फिर उसने कहा, इतने सारे प्रश्न पूछ लिए राजकुमार आपने, परंतु धन्यवाद आपने मेरा किया नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। इतने मैनर्स तो होने चाहिए ना इंसान में। विशिष्ट ज्ञान की आंखें सिकुड़ गई जो शशक ने एकदम से कहा, तात्पर्य है कि इतना शिष्टाचार तो होना चाहिए ना आप में। और वैसे भी, शशक ने कंधे झटक दिए, मैंने आपको बता भी दिया ना कि मैं वहां कैसे पहुंची, आप तब भी नहीं समझ पाएंगे। ऐसे कैसे नहीं समझ पाऊंगा? आप पहले बतलाइए तो मुझे, मैं अवश्य समझूंगा। विशिष्ट ज्ञान ने भी अब हट पकड़ ली थी। शशक के माथे पर बल पड़ गए। यार हद आदमी है, जो चीज मुझे स्वयं नहीं पता वो इसको क्या बताऊं। ये तो वही बात हो गई कि जिसको चाय तक बनाने नहीं आती उससे बिरयानी की रेसिपी पूछ रहा है। लेकिन बेटा, तुमने भी शशक द ट्रिपल बी से पंगा लिया है, समझ जाओगे तो समझो। शशक मुस्करा दी और उसने कहा, सो द बेसिकली आई वॉच थ्रोन देयर बाई हूं। आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया माई बॉय। विशिष्ट ज्ञान अपनी पलकें झपकाने लगा तो शशक ने मुस्कराते हुए पूछा, कहिए, समझ आया कुछ? विशिष्ट ज्ञान उसको घूरता रहा। फिर अचानक से उसने अपना सिर हिला दिया। वो पलटा और उसने एकदम से कहा, त्राटक ओपारम। अचानक से त्राटक जोर से हिनहिना उठा और उसने अपनी आगे की दोनों टांगें उठा दी। ओये! शशक एकदम से चीख उठी और बाकी वहां उपस्थित लोग उस ओर पलट गए। शशक ने अपनी बाहें एकदम से विशिष्ट ज्ञान की कमर पर लपेट ली और विशिष्ट ज्ञान के सीधे पर से उसका कवच कसकर अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। उसने अपना सिर विशिष्ट ज्ञान की पीठ से टिका लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। त्राटक ने अपनी टांगें नीचे टिका ली और शांत खड़ा हो गया। विशिष्ट ज्ञान ने अपनी हल्की सी गर्दन घुमाकर शशक की तरफ देखा और अपने सीने पर शशक के हाथ पकड़कर हल्के से कहा, आपको भी समझ जाना चाहिए कि मुझसे दुष्टता करने का क्या फल हो सकता है। शशक ने उसकी बात सुनकर अपना चेहरा ऊपर उठाया तो विशिष्ट ज्ञान का चेहरा उसके बहुत पास था। शशक अपनी पलकें झपकाते हुए उसकी तरफ देखती रही।
फिर शशक ने हल्की सी आवाज में कहा, प्रतिशोध लिया जाएगा इसका। इतना कहकर उसने अपने हाथ हटाने चाहे, परंतु विशिष्ट ज्ञान ने उसके हाथ और कसकर पकड़ लिए। आपके प्रतिशोध की प्रतीक्षा रहेगी राजकुमारी मैत्री। इससे पहले कि शशक कुछ कहती, दूसरी तरफ से आवाज आई, राजकुमारी मैत्री। दोनों ने ही तुरंत पलटकर उस तरफ देखा तो शांतनु आकर त्राटक के पास खड़ा हो गया था। विशिष्ट ज्ञान ने शशक के हाथ छोड़ दिए तो शशक भी पीछे हट गई। शांतनु के माथे पर बल पड़ गए थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, आइए, मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको ये नीचे उतार देता हूं। शशक की आंखें सिकुड़ गईं। क्यों भाई, तुम क्यों नीचे उतारोगे? अपनी होने वाली बाबू सोना के पास जाओ। वैसे अजीब है कि किताब में तो ये मैत्री को कितना अनदेखा करता था और अभी के लिए कैसे आगे पीछे घूम रहा है। शशक ने उसे घूरकर देखा और फिर अपने हाथ से इशारा किया हटने का तो शांतनु ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शशक ने चिढ़कर कहा, साइड हटो यार। दोनों लड़के दोबारा एकदम से उसकी तरफ पलट गए। शशक ने अपने आप को गालियां निकाल ली। उसने फिर कहा, तात्पर्य है कि तनिक हटिए, हमें उतरना है। शांतनु ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने कहा, परंतु राजकुमारी, आप कैसे उतरेंगी? ऐसे। शशक ने विशिष्ट ज्ञान के कंधे पर हाथ रखा और सीधा नीचे थम करके कूद गई। शांतनु ने आंखें बड़ी करके हैरानी से उसकी तरफ देखा। वहीं विशिष्ट ज्ञान हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने त्राटक के सिर पर हाथ फिराया और फिर वो भी नीचे उतर कर गया। उसने थोड़ा ताना मारते हुए कहा, प्रतीत होता है कि राजकुमारी मैत्री आत्मनिर्भर हो गई हैं, जिन्हें आपकी आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी मैत्री अब अपना ध्यान स्वयं रख सकती हैं। शांतनु ने उसे घूर कर देखा। फिर उसने कहा, राजकुमारी मैत्री अपना ध्यान स्वयं रख सकती हैं, मुझे ज्ञात है, परंतु ये बात आपको मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। अरे, वो तो सामान्य तरीके से बोल रही हैं, तो आप क्यों इतना अधिक भड़क रही हैं? शशक हुई चिढ़कर कहा, अजीब आदमी हो यार, विशिष्ट ज्ञान से चिढ़े रहते हो बिना मतलब से। शांतनु ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्या आप विशिष्ट ज्ञान का पक्ष ले रही हैं? शशक ने अपने कंधे झटक दिए, क्योंकि इतनी अक्ल तो है ना मुझ में कि किसका पक्ष ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। विशिष्ट ज्ञान की भवें फिर उठ गईं तो शशक ने अपना सिर पीट लिया। फिर उसने कहा, तात्पर्य यह है कि उन्हीं का पक्ष लेना चाहिए जिनका पक्ष अधिक शक्तिशाली है, और वो राजकुमार विशिष्ट ज्ञान है। आपको हो क्या गया है मैत्री? शांतनु एक कदम आगे बढ़ गया तो शशक ने उसे घूर कर देखा। किताब में जब भी शांतनु इस प्रकार अपने कदम आगे बढ़ाता था, मैत्री सदैव भयभीत होकर पीछे हट जाती थी, क्योंकि किशोरावस्था में शांतनु ने उस पर हाथ उठा दिया था। पर शांतनु नहीं जानता था कि उसके सामने मैत्री नहीं बल्कि द ट्रिपल बी शशक खड़ी है। शशक भी एकदम से एक कदम आगे बढ़ी। काली माता का परछावा पड़ा है मुझ पर, कोई दिक्कत? शांतनु रुक गया और विशिष्ट ज्ञान की आंखें बड़ी हो गई। शशक ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख लिया था। इसी बीच महल की ओर से एक तेज आवाज आई, मैत्री, कहाँ थी तुम? वो तीनों तेजी से उस तरफ पलट गई और इस बार शशक की आंखें फैल गई। वो हक्की बक्की होकर सामने देख रही थी। शशक का मुंह भी हल्का सा खुल चुका था, क्योंकि राजकुमारी शीलवती के भेष में कोई और नहीं बल्कि रंगोली उसकी तरफ तेजी से चलती हुई आ रही थी। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। रीबॉर्न ऑफ वॉरियर मैत्री चैप्टर 8। शाम का समय था जब रुद्रन्मय में मुख्य द्वार के सामने सेना वापस लौट चुकी थी। शशक अपने सामने खड़े शांतनु से कुछ बात कर ही रही थी जब अचानक से उसे किसी ने मैत्री कहकर पुकारा। शशक तुरंत पलट गई और सामने देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। सामने से रंगोली किसी राजकुमारी के भेष में तेज चलते हुए आ रही थी और उसके ठीक पीछे सुहानी भी थी। उसने भी राजकुमारी वाले कपड़े पहने हुए थे। उनके ठीक पीछे 3 दासियां थीं और शशक ने यूनिवर्सिटी में उन तीनों को रंगोली की दोस्त के रूप में देखा था। अचानक से शांतनु तुरंत उस तरफ बढ़ा, संभाल कर राजकुमारी शीलवती, आपको चोट आ सकती है। इतना कहकर वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई तो वहीं शशक हक्की बक्की हो गई। उसने हैरानी से कहा, राजकुमारी शीलवती,
आप ऐसे अचंभित क्यों हो रही हैं राजकुमारी शीलवती को देखकर? वो आपकी बड़ी बहन है। साथ में राजकुमारी शीलना भी। विशिष्टज्ञान ने ठंडे स्वर में कहा, आप वैसे भोर से महल में नहीं थी तो सब आपको ढूंढ भी रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हुआ होगा कि आप काश्र पहाड़ी पर मिली हमें। विश्वास होने के लिए सामने वाले लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना। शशक ने हल्के से कहा और सामने देखा। राजकुमारी शीलवती और राजकुमारी शीलना दोनों उसकी बड़ी सौतेली बहनें थीं। महाराजा शीलेंद्र और महारानी थीरजा की पुत्रियां, जो कि मैत्री को कदापि पसंद नहीं करती थी। राजकुमारी शीलवती जहां राजकुमार शांतनु की मंगेतर थी, और क्योंकि मैत्री बुरी तरह से शांतनु के पीछे पड़ी हुई थी तो फिलहाल के लिए शीलवती सच में मैत्री को नापसंद करती थी, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा मैत्री के लिए सही ही रहा। यही बात शशक समझ नहीं पाती थी कि क्यों शीलवती इतनी अच्छी है। मैत्री इतने गंदे तरीके से उसके होने वाले पति के पीछे थी, लेकिन वो उसे कुछ कहती ही नहीं थी। लेकिन वहीं उससे छोटे वाली शीलना तो मानो सबके बदले लेने पर तुली हुई थी। क्योंकि मैत्री 7वें महीने में ही पैदा हो गई थी, इसीलिए शारीरिक रूप से भी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी और शक्तियां तो उसके पास थी ही नहीं। उसकी माता की शक्ति भी तब उसकी रक्षा करती थी जब सामने वाला उस पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता था, लेकिन ऐसे नहीं। इसीलिए शीलना बहुत बार मैत्री को पीट दिया करती थी। एक बार उसने मैत्री को हंटर से मारा था, जिसके बाद मैत्री बीमार पड़ गई थी। शीलना काफी ज्यादा चिढ़ती थी मैत्री से, और उसने बचपन में मैत्री को महाराज शीलेंद्र को पिताजी कहने पर इतना मारा था कि मैत्री उसके डर से अपने ही पिता को पिताजी कहकर नहीं बुलाती थी। शशक की मुट्ठियां भिंज गईं। जो उसकी असल जिंदगी में चरस की फसल बोकर बैठी थी, वो अभी भी उसके सामने आ खड़ी हुई थी। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार उनके सामने मैत्री नहीं बल्कि शशक द ट्रिपल बी खड़ी है। इसी बीच विशिष्टज्ञान ने हल्के से कहा, आपको किसने कहा कि किसी को ज्ञात नहीं कि आप काश्र पहाड़ी पर थी राजकुमारी मैत्री? शशक एकदम से उसकी तरफ देखा, क्या सबको पता है? कैसे? राजकुमार शांतनु ने संदेश भिजवा दिया था कि आपको ढूंढने का प्रयास ना किया जाए। आप हमें मिल चुकी हैं और आप मेरे साथ महल में वापस लौट रही हैं। विशिष्टज्ञान ने लापरवाही से अपने कंधे झटक दिए। लग गए, सॉलिड लग गए। शशक के मुंह से एकदम से निकला तो विशिष्टज्ञान ने भवें उठाकर उसकी तरफ देखा। शशक रहे एक गहरी सांस छोड़ी। तात्पर्य है कि क्यों ही बताना था किसी को? क्या मिल गया बताकर? ऐसा तो है नहीं कि मैं इतनी इम्पो। शशक ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने कहा, आवश्यक हूं कि पूरा महल मुझे ढूंढ रहा था। ले, बंदा अब मजा करने के लिए भी ना जाए कहीं पे। शशक चिढ़ चुकी थी। विशिष्टज्ञान की आंखें सिकुड़ गईं। अचानक से वो एक कदम आगे बढ़ा। आप राजकुमारी मैत्री नहीं हैं। शशक ने एकदम से आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा। विशिष्टज्ञान ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा। आप अपने आप में नहीं हैं राजकुमारी मैत्री। प्रतीत होता है कि आप पर किसी ने किसी प्रकार का सम्मोहन कर दिया है, इसीलिए आप इस प्रकार का व्यवहार कर रही हैं। शशक ने एक राहत भरी सांस ली। एक तो उसके ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस किताब में कैसे पहुंची, और ऊपर से अगर विशिष्ट ज्ञान समझ जाता कि वो मैत्री नहीं है तो पता नहीं उसके साथ क्या ही हो सकता था। शशक ने फिर आराम से कहा, राजकुमार विशिष्ट ज्ञान, बात यह है कि मैं अपने आप में ही हूं, परंतु मैं काश्र पहाड़ी जाने से पहले एक अन्य स्थान पर गई थी और वहां मुट्टो अमेजी अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए मेरा व्यवहार आपको भिन्न लग रहा है। इतना कहकर शशक मुस्करा दी, लेकिन मन ही मन वो माथा टेककर उन सारी फैंटेसी उपन्यास का धन्यवाद कर रही थी जो उसने पढ़े थे। उसमें सबसे ज्यादा पसंदीदा उसका पंचकवच था। अरे वहीं प्रतिलिपि हिंदी पर उसने जो कहानियां पढ़ी थी, उसी में एक लेखक या पता नहीं लेखिका थी कोई ठाकुर करके। उसमें जो शुद्ध हिंदी थी, आज उसी को पढ़ने और सीखने के कारण शशक यहाँ पर शुद्ध हिंदी बोल रही थी, नहीं तो सच में उसकी वाट लगने वाली थी। विशिष्ट ज्ञान ने अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी करके कहा, किस प्रकार का ज्ञान? इससे पहले कि शशक कुछ कहती, एक तीखी आवाज आई, मैत्री। शशक और विशिष्ट ज्ञान ने उस तरफ देखा ही था कि तभी अचानक से शीलना आई और उसने शशक को एक जोरदार तमाचा मार दिया।
विशिष्ट ज्ञान चौंक उठा और वहीं शशक का चेहरा बाईं तरफ घूम गया। शीलना ने तेज आवाज में कहा, कहाँ थी तुम? शशक की मुट्ठियां भिंज गईं। ये क्या तरीका हुआ कुछ पूछने का भला? तमाचा मारकर कौन पूछता है? मतलब हद है यार। इन लोगों को मैत्री की आदत पड़ी होगी कि वो बात बात पर तमाचे खाती थी, लेकिन बेटा मैं शशक हूं। ये मुझ पर हाथ उठाएगी। साली इसकी तो मैं। शशक एकदम से सीधी खड़ी हुई और चटाक। शशक ने एक जोरदार तमाचा सीधा शीलना के गाल पर दे मारा। मैं काश्र पहाड़ी पर थी। शीलना एक ही तमाचे में पीछे लड़खड़ा गई क्योंकि शशक का हाथ सच में भारी था। वहीं शांतनु और शीलवती के मुंह खुले के खुले रह गए थे। वहां पर एक सन्नाटा छा गया था। आसपास के लोग भी हक्के बक्के रह गए थे। आज तक सभी ने मैत्री को तमाचे खाते हुए देखा था, लेकिन पलटवार उसने पहली बार किया था। विशिष्ट ज्ञान का सेनापति अनुराज भी हैरानी से शशक की तरफ देखने लगा था। वहीं विशिष्ट ज्ञान के चेहरे पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। क्या बात है राजकुमारी मैत्री, पहली बार तुमने पलटवार किया है, और वो भी इतना अधिक शक्तिशाली। प्रतीत होता है कि तुम अंततः अपनी माँ की भांति बनने लगी हो, जिनके आगे कोई भी शाखा परिवार का सदस्य नहीं ठहर पाता था। इसी बीच शीलना तुरंत शशक की तरफ पलटी। शीलवती तुरंत उसके पास खड़ी हो गई। शीलना, तुम ठीक हो क्या? दिखाओ तो। इतना कहकर उसने शीलना के गाल की तरफ देखा तो शशक की पांचों उंगलियां छप चुकी थी। शीलवती ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। शीलना ने शशक को घूरकर देखा। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मुझ पर हाथ उठाने का? ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा हुआ मुझ पर हाथ उठाने का। शशक अब चिढ़कर अपने पूरे अवतार में आ चुकी थी। यार अजीबोगरीब बंदी हो तुम। मतलब पूछना ही है, कुछ तो आराम से पूछ लो। भगवान ने आवाज दी है जो उसका उपयोग करो ना। हाथ पैर चलाने को कौन बोल रहा है? स्टूपिड। सबने शशक के आखिरी शब्द पर उसे हैरानी से देखा और शीलना ने पूछा, क्या कहा तुमने मुझे अंत में? जो भी कहा हो। तुमसे मतलब? ढोल की समझ रखा है मुझे क्या? जब मन करोगी तब बजाकर चली जाओगी। अगली बार तुमने मुझ पर हाथ उठाया ना, हाथ तोड़कर सीधा गले में लटका दूंगी तुम्हारे हार की तरह। फिर उसको टाई की तरह लटकाए रखना। शशक ने एक ही सांस में सारी बात बोल दी। शीलना और शीलवती उसे हैरानी से देख रही थी। जो मैत्री महल से गायब हुई थी और जो लौट कर आई थी, उसमें धरती आकाश का अंतर था। तुम्हें क्या हो गया है मैत्री? तुम किस प्रकार से संवाद कर रही हो? और ये तुम्हारे वस्त्र और तुम्हारे केश, क्या हुआ है? शीलवती चिंतित लग रही थी। शशक ने उसकी तरफ देखा और कंधे झटक दिए। कुछ खास नहीं, मैंने बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा जागृत कर लिया है। किसको जागृत कर लिया है? विशिष्ट ज्ञान और शांतनु ने एक साथ उससे पूछा तो शशक ने एक एक करके दोनों की तरफ देखा। फिर उसने कहा, तात्पर्य है कि मैंने अपने आत्मसम्मान को तनिक जागृत कर लिया है, इसीलिए मैं किसी की बातें नहीं सहूंगी अब। विशिष्ट ज्ञान हल्के से मुस्कुरा दिया। राजकुमारी मैत्री, आप कुछ अधिक ही रुचिकर होती जा रही हैं। शशक ने अपनी गर्दन तक कटे बालों को एक झटका दिया। हाँ, मैं पैदा ही रुचिकर हुई हूँ। अभी तो आपने कुछ देखा ही कहाँ है राजकुमार विशिष्ट ज्ञान। तनिक रुकिए, अभी तो हम आपको और भी रुचिकर बनकर दिखाएंगे। बाकी सब स्तब्ध रह गए। कहाँ राजकुमारी मैत्री, जो कि शांतनु के सामने पूरे संसार को भूल जाती थी और बहुत ही कायर लड़की थी, और कहाँ पर ये राजकुमारी मैत्री जो कि शांतनु को अनदेखा कर राजकुमार विशिष्ट ज्ञान से इतने अच्छे से बात कर रही थी। यहाँ तक कि उसने राजकुमारी शीलना को भी जमकर प्रत्युत्तर दिया था। इसी बीच पीछे से एक रोंदू सी आवाज आई, राजकुमारी मैत्री जी। कौन है बे? कहते हुए शशक पलटी और इस बार वो बेहोश होते होते बची। उसके सामने उसकी असली जिंदगी का पूरा स्टाफ खड़ा था। सजनी, द्वापर, श्याम और कोमल सिंह, लेकिन फिलहाल के लिए वो अलग ही भेष में थे। सजनी जहां दासी के भेष में थी तो वहां बाकी तीनों भी दासों के भेष में थे। अचानक से वो चारों तेजी से आए और अपने घुटनों के बल बैठ गए।
उन्होंने अपना माथा धरती से टिका दिया। शाम ने कहा, हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमारी मैत्री, हम आपका ध्यान नहीं रख पाए। आप हमें जो दंड देना चाहें, हमें स्वीकार है। हम आपके दास दासी हैं राजकुमारी मैत्री। हम फिर भी आपको को बैठे इसलिए हम दंड के अधिकारी हैं। सजनी ने भी उसी सुर में कहा। शशक की आंखें सिकुड़ गई। उसे याद आया कि राजकुमारी मैत्री के चारों दास दासी थे। सबसे बूढ़ा वाला मुकुंददास, सबसे हट्टाकट्टा बटुकेश्वर, कम उम्र वाले का जगदीश प्रसाद और लड़की का सुंदेश्वरी। मैत्री का व्यवहार उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। क्योंकि महल में सब उसे मारते पीटते रहते थे, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा इन्हीं चारों पर उतारा करती थी। अभी उनको कोई दंड दे देती तो कभी कोई। जैसे एक बार उसने शीत ऋतु में उन लोगों को भरी बारिश में इसलिए खड़ा रखा था क्योंकि उन लोगों ने मैत्री के लिए शीलवती से कहीं अधिक बड़ा अलावा जलाकर नहीं दिया था। और अब यही लोग शशक के सामने उसी के कैफे के लोग बनकर आ खड़े हुए थे। यानी कि सजनी यहाँ पर सुंदेश्वरी थी, शाम यहाँ मुकुंददास था, कोमल सिंह यहाँ पर बटुकेश्वर था, तो वहीं द्वापर यहाँ जगदीश प्रसाद। शशक ने एक लंबी सांस ली। वो अपने आप को रोक रही थी, लेकिन ये करना जरूरी थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और फिर हल्के से झुककर वो पूरे जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर बाकी सब उससे पीछे हट गए और चारों दास दासी ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। शशक ने वहीं चीखने के बाद सीधे खड़े होकर अपने सीने पर 2-3 मुक्के मारे। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्या मस्त लग रहा है वैसे। ऐसे कभी कभी चीख लेना चाहिए। राजकुमारी, मुकुंदनाथ ने डरते हुए कहा। सबसे बड़ा वही था और सबसे ज्यादा गुस्सा मैत्री का उसी पर निकलता था। शशक ने उन चारों की तरफ देखा। ओहा, आप लोग उठ जाइए, आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे बताकर जाना चाहिए था, मेरी गलती है। चारों सन्न रह गए। अगले ही पल वो सब लोग शशक के पैरों में थे। हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, पुनः हम ऐसी भूल कभी नहीं दोहराएंगे। हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा राजकुमारी, क्षमा। शशक की आंखें बड़ी हो गई। उसने एकदम से कहा, अरे आप लोग। राजकुमारी, आप सुंदेश्वरी को कोई दंड मत दीजिएगा और ना ही मुकुंदनाथ और बटुकेश्वर को। सारा अपराध मेरा है राजकुमारी, जगदीश ने बड़े बड़े मोटे आंसू निकालते हुए कहा। शशक ने एक गहरी सांस छोड़ी। फिर उसने एकदम से तेज आवाज में कहा, 1 मिनट, चुप हो जाओ सारे के सारे। वो सब लोग चुप हो गए। शशक ने फिर चिढ़कर कहा, पहले तो यार उठो तुम सब, पैर छोड़ो मेरे और उठो एकदम से, अभी के अभी। वो चारों सावधान अवस्था में खड़े हो गए तो शशक ने अपना सिर हिला दिया। शशक ने फिर कहा, मैंने जब कहा कि तुम लोगों की कोई गलती नहीं है तो अर्थ है कि नहीं है। मैं बिना बताए गई थी और इसीलिए गलती मेरी है। मैं कोई उलाहना नहीं दे रही हूँ, ठीक है ना? विश्वास ही नहीं है तुम्हारे लोगों को मुझ पर। आपने अभी तक कोई कारण नहीं दिया ना राजकुमारी उन लोगों को आप पर विश्वास करने का। विशिष्ट ज्ञान पीछे से बोल उठा, आपके दास एवं दासी आपके सर कथन से भयभीत हो उठते हैं। शशक ने बिना उसकी तरफ देखे अपना हाथ उसे दिखा दिया। तुम यार 1 मिनट चुप बैठो विश्वे। अनुराज की आंखें बड़ी हो गई तो वहीं शीलना और शीलवती ने एक साथ कहा, विश्वे। शांतनु की मुट्ठियां भिंच गई थी। क्या हो गया था मैत्री को? पहले जब वो सामने होता था तो मैत्री उसके आसपास ही भटकती रहती थी, पर अब मैत्री का कोई ध्यान ही नहीं है उस पर। वो बस विशिष्ट ज्ञान से ही बातें किए जा रही है। ये सब सोचते हुए उसने पलटकर विशिष्ट ज्ञान की तरफ देखा। वहीं शशक भी विशिष्ट ज्ञान की तरफ पलट गई थी। विशिष्ट ज्ञान की बाई भव उठ गई थी और वो बाहें लपेटे शशक की तरफ देख रहा था। हम तात्पर्य है कि आप थोड़ा शांत बैठेंगे राजकुमार विशिष्ट ज्ञान। हम तनिक अपने दास दासी से बात कर रहे थे। शशक ने अपना सिर खुजला दिया। हम भावविभोर होकर बोल गए,
विशिष्टज्ञान ने कुछ नहीं कहा और इसी बीच मुख्य द्वार से एक तेज उद्घोष हुआ। काश्र पहाड़ी से लौटे राजपरिवार के तीनों सदस्यों एवं राजपरिवार के शेष अन्य सदस्यों को भी राजदरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। शशक उस तरफ पलट गई। उसके चेहरे पर परेशानी उभर आई थी। इसी बीच उसके पीछे से आवाज आई, चलिए। शशक एकदम से चौंक उठी। विशिष्टज्ञान उसके ठीक पीछे खड़ा था और वो भी इतने की शशक उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। शशक को अपने वैनिला केक की खुशबू की याद आ गई। सच में विशिष्टज्ञान से वैनिला की सुगंध आ रही थी। शशक अपनी जगह पर जड़ हो गई थी। अचानक से विशिष्टज्ञान उसकी बगल से निकली और आगे बढ़ गया। बाकी सब भी धीरे धीरे करके मुख्य दरबार की तरफ चले गए। बस शशक और उसके दास दासी वहां खड़े रहे। शशक ने सामने मुख्य द्वार की तरफ देखा और वो भी आगे बढ़ गई। उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसे शीलना के तमाचे से पीड़ा तो हुई थी, तो बात तो सही थी कि वो कोई सपना नहीं देख रही थी, लेकिन अगर ये सपना नहीं है तो फिर वो यहाँ आई कैसे? और सबसे ज्यादा बड़ा प्रश्न तो उसे तंग कर रहा था, आखिर असली वाली मैत्री कहाँ चली गई है? आखिर मुख्य दरबार सज चुका था और सामने महाराज ज्ञानभद्र और उसकी पत्नी महारानी सत्यभा बैठी हुई थी। उन लोगों के दाईं तरफ रानी आलिका और रानी कुशाभा बैठी हुई थी। शशक का दिमाग घूम गया था यहाँ आकर, क्योंकि बाई बैठे महाराज शीलेंद्र असली जिंदगी में उसके बड़े पापा यानी कि रंगोली के पापा और महारानी थीरजा उसकी बड़ी मम्मी यानी कि रंगोली की मम्मी थी। शशक के बड़े पापा की शक्ल काफी हद तक उसके पास से मिलती थी, लेकिन शशक दोनों को बड़े आराम से पहचान सकती थी, इसलिए वो जान गई थी कि सामने बैठा इंसान उसके बड़े पापा जैसा है। वहीं आसपास भी कुछ ऐसा ही था। सबसे बड़ा झटका, उनके जुड़वां बच्चे राजकुमारी शीलभा और राजकुमार शीलभ, वो असली जिंदगी में मोहित और धरा थे। साथ में शांतनु का छोटा भाई नीलकंठ असली जिंदगी में साहित्य का छोटा भाई ग्रंथ था, जबकि शमशेर साहित्य का एक दोस्त संजय था। वहीं राजकुमार कंचिक भी असल जिंदगी में साहित्य का दोस्त अजय था, तो वहीं राजकुमार कनिक असल जिंदगी में तनिष्क था। उससे भी बड़ा झटका, यहाँ पर कनिक तनिष्क का प्रेम संबंध राजकुमारी शीलभा धरा से चला हुआ था, जबकि असल जिंदगी में भी उनका अफेयर था, जहां तनिष्क ने सुहानी के साथ मिलकर धरा के साथ धोखा किया था। सोचते हुए शशक की नजर दूसरी ओर गई, जहां शांतनु साहित्य के साथ साथ शीलवती, रंगोली और शीलना सुहानी बैठी हुई थी। तो क्या किताब में कनिक भी शीलना के लिए शीलभा को धोखा देगा? लगता तो नहीं है। शशक ने दोबारा अपनी नजर घुमाई तो विशिष्टज्ञान वहां मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था और उसके पीछे अनुराज खड़ा था। रुद्रमा दरबार में नहीं आई थी क्योंकि वो बहुत कम आती थी। इन सबकी नजरें शशक पर थी, जो फिलहाल के लिए शर्ट और पैंट पहने कंधे पर अपना काला बैग टांगे खड़ी थी। उसके बाल गर्दन तक कटे थे और वो सच में इन सबके बीच अजीब लग रही थी। राजकुमारी मैत्री, ज्ञानभद्र की गंभीर आवाज गूंज उठी तो शशक ने अपनी पलकें उठाकर सामने देखा। ज्ञानभद्र ने कहा, राजकुमार विशिष्टज्ञान काश्र पहाड़ी पर उस दानव को मिटाने के लिए गए थे। राजकुमार शांतनु को भय था कि दानव कहीं मुक्त ना हो जाए, इसलिए उनके युद्ध के पीछे की भावना हम समझ सकते हैं, परंतु एक बात जो मुझे समझ नहीं आ रही है वो ये कि आप वहां पहुंची कैसे? आप वहां पर क्या कर रही थीं? शशक ने हल्के से सिर झुकाकर कहा, अब मुझे स्वयं को नहीं पता कि मैं कैसे आई, क्यों आई, तो आपको क्या बताऊंगी। मुझे तो ये तक नहीं पता कि मेरी रियल लाइफ के सारे चिलगोजे यहाँ पर हैं, तो पा कहाँ पर हैं यार? उनको भी तो यहाँ होना चाहिए था। राजकुमारी, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, महारानी सत्यभा ने कहना शुरू किया। शशक को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। अचानक से उसे तुरंत कुछ सूझा और फिर उसने कहा, मैं वहां एक साधु बाबा के आशीर्वाद से पहुंची महाराज। मुझे वो भोर में बाग में मिले जबकि मैं टहलने गई थी और अचानक से वो मुझे किसी और ही संसार में ले गए। कैसे संभव है ये? साधु? कौन साधु? क्या नाम था उनका और कौन से संसार में ले आए थे आपको? महाराज प्रथमेश एक के बाद एक सवाल दाग दिए। शशक बेचारी हड़बड़ा गई। अब उसे याद आई हैप्पी। हाँ,
वही प्रतिलिपि वाला या वाली ठाकुर और उसकी कहानी है पी। शशक ने एकदम से कहा, मैं बाग में टहल रही थी। अचानक से मैं वहां पर स्थित ताल में गिरने लगी। लेकिन महाराज, शशक ने इतने जोर से कहा कि विशिष्ट ज्ञान को छोड़कर सब एक बार के लिए चौंक उठे। शशक ने अपना हाथ अपने सामने किया। मेरे सामने एक विचित्र ही रोशनी थी। मैं वहीं जा गिरी और जब चेत आया तो मेरे सामने सफेद कपड़े पहने हुए एक बूढ़ा आदमी आया जो अमर लग रहा था एकदम। वो बाग उसी का था। एक बूढ़ा आदमी। क्या नाम था उसका? ज्ञानभद्र की रुचि जाग गई थी। शशक को कोई नाम नहीं सूझा तो उसने एकदम से कहा, श्री 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 गुरुदेव अंकुश्वर महाराज जी नाम है उनका, जो मेरे सामने पधारे थे स्वयंमेव, और उन्होंने मुझे एक पुष्प दिया। महाराज, वो पुष्प, वो एक अद्भुत पुष्प था। इतना कहकर शशक ने सबकी तरफ देखा तो सब उसकी कहानी पूरे ध्यान से सुन रहे थे। शशक मुस्करा दी। हाँ, यही होता है सबसे बड़ा फायदा कहानियां पढ़कर। परिस्थिति के अनुसार कोई भी कहानी पकड़ लो और बच निकलो, बिल्कुल शशक की तरह। आइए, क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। चैप्टर 9। रुद्रन्मय के राजदरबार में वातावरण विचित्र सा हो चुका था। सब लोग शशक को हैरानी से देख रहे थे। शशक ने उनको ऐसी ही कहानी सुना दी थी और सब लोग उसका सकरते हुए भी प्रतीत हो रहे थे। महाराज ज्ञानभद्र भी सीधे होकर बैठ गए। उन्होंने कहा, तो गुरु अंकुश्वर महाराज ने तुम्हें एक पुष्प दिया, परंतु ऐसा भी क्या अद्भुत था उसमें राजकुमारी मैत्री? क्या आपको कोई शक्ति उससे मिली? शशक ने अपना हाथ आगे किया और उसे नामे हिलाते हुए कहा, अरे नको रे बाबा। महाराज ज्ञानभद्र की भवें ऊपर उठ गईं और वहीं विशिष्ट ज्ञान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी कोहनी सिंहासन की बगल में टिकाई और फिर अपनी मुट्ठी पर अपनी ठुड्डी टिकाकर वो शशक की तरफ देखने लगा, जो फिलहाल के लिए कुछ ज्यादा ही अजीब हो गई थी। सच तो ये था कि इससे पहले राजकुमारी मैत्री कभी भी राजदरबार में नहीं आई थी, लेकिन आज जो उसने किया था वो एक बहुत बड़ा कारण बन चुका था उसे राजदरबार में बुलाने का, और अब जो वो सब कुछ बोल रही थी वो और भी ज्यादा रुचिकर था। वहीं महारानी सत्यभा ने कड़े स्वर में कहा, राजकुमारी मैत्री, कदाचित आप भूल रही हैं कि आप कहाँ खड़ी हैं। मैंने आपसे कभी भी मर्यादित व्यवहार की अपेक्षा नहीं की है, क्योंकि आप हैं तो एक ऐसी स्त्री की ही पुत्री जिसका कभी राजवंशियों से कोई संबंध नहीं रहा, परंतु आपको ये तक स्मरण नहीं है कि आप महाराज के सामने खड़ी हैं। एक तो आपने हमारे पुत्र शांतनु के ध्यान को उनके युद्ध में भंग किया, और अब आपका इस प्रकार का दुर्व्यवहार। शशक की आंखें सिकुड़ गई। महारानी सत्यभा, बचपन से ही बहुत भोगविलास की जिंदगी जी थी इस महिला ने। वो कालभीरा के प्रधानमंत्री की बेटी थी और सच पूछो तो सोने का चम्मच लेकर पैदा थी। सब कुछ उसके साथ अच्छा रहा और फिर महाराज ज्ञानभद्र से इस स्त्री का विवाह हो गया। ये वो स्त्री थी जिसके लिए ही कहावत शशक थी कि स्त्री ही स्त्री की शत्रु होती है। जलन, ईर्ष्या और द्वेष तो सत्यभा में कूट कूट कर भरा हुआ था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उससे आगे बढ़कर दिखाए। स्वयं को सबसे अधिक मर्यादित और व्यवहारिक दिखाना उसे बहुत ज्यादा पसंद था। सत्यभा की एक बात थी कि वो कभी अपना स्वर ऊंचा नहीं करती थी, परंतु भीतर ही भीतर षड्यंत्र रचना उसे बहुत ज्यादा अच्छे से आता था। वो कुछ ऐसी थी कि उसकी स्त्री होकर भी युवतियों का दबे रहना और उन्हें अधिक आगे बढ़ना पसंद नहीं था। उसकी सोच अजीब सी थी और कोई संसार के बनाए नियमों से आगे बढ़े तो उसे सबसे ज्यादा गुस्सा आता था। शशक की अपनी बड़ी माँ भी ऐसी थी। उनका एक डायलॉग शशक को बहुत ज्यादा पसंद था, लड़की हो, लड़कियों की तरह रहना सीखो। अच्छे घर की लड़कियां इस तरीके से अपनी आवाज ना ऊंची करती हैं और ना ही किसी से मारपीट करती हैं। स्वयं नजर झुकाकर चलोगी तो तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। शशक का दिमाग खराब हो जाता था उनकी बातें सुनकर, और जब उसने सत्यभा का किरदार पढ़ा था तो उसे सत्यभा भी सच में कतई पसंद नहीं आई थी। अब सत्यभा ने शशक को एक और कारण दे दिया था उससे चिढ़ने का। लेकिन सत्यभा नहीं जानती थी कि उसके सामने मैत्री नहीं बल्कि शशक खड़ी थी, और शशक खतरनाक तरीके से ऐसी मोहल्ले की आंटियों की बजाना जानती थी। बच्चू,
होंगे तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे मुंह में राम और बगल में छुरी वाले स्वभाव को ना पहचानने वाले, लेकिन तुम्हारी असलियत तो मेरे सामने आ चुकी है। और शशक द ट्रिपल बी कभी भी गलत इंसान को झेलती नहीं बल्कि उसे झिलाती है। शशक हल्के से मुस्करा दी। क्षमा करिएगा महारानी सत्यभा, परंतु मेरे गुरु अंकुश्वर महाराज ने मुझसे कहा है कि स्वयं को सदैव उत्कृष्ट मानने वाला इंसान, दूसरे इंसान से स्वयं को उत्तम मानने वाला इंसान, दूसरों को बिना मतलब से ताने मारना वाला इंसान कभी भी रुद्रन्मय में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये क्या उदंड वाक्य कहा तुमने? महारानी सत्यभा का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया और उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर लेने वाला भी। शशक ने अपने कंधे झटक दिए। उसने दोबारा महाराज की तरफ देखा, लेकिन उसकी बात सुनकर दरबार में हलचल मच गई थी। तीर? कौन सा तीर? अरे भ्राता, उड़ता हुआ तीर। ये कहाँ से आया? कौन सी दिशा में उड़ रहा है? हाँ, राजकुमारी मैत्री ना जाने किस तीर के संदर्भ में संवाद कर रही है, परंतु कौन मूर्ख अपने ऊपर इस उड़ते तीर को स्वयं ले रहा है? हाँ, ऐसे मूर्ख रुद्रन्मय में कहाँ से आ गए भाई? शशक की आंखें सिकुड़ गई। उसने समझ नहीं आ रहा था कि इस उड़ते तीर को अपने ऊपर लेने की बात क्यों इतना गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है। उसने तो इस विंटेज मोहल्ले की आंटी महारानी सत्यभा को कहा था भाई। अचानक से महाराज ज्ञानभद्र ने चिंता भरे स्वर में कहा, राजकुमारी मैत्री, क्या आप हमें बतला सकती हैं कि आप किस तीर के संदर्भ में बात कर रही हैं और कौन मूर्ख है जो उड़ता तीर अपने ऊपर ले रहा है? शशक ने एकदम से चिढ़कर कहा, अरे कोई नहीं ले रहा महाराज, मैंने तो वही एग्जाम्पल दे दिया था। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा और वहीं विशिष्ट ज्ञान हल्के से हंस पड़ा। हाथ राजकुमारी मैत्री, क्या ही होगा आपका? शशक ने वहीं एक गहरी सांस छोड़ी। शशक, बाई गॉड, तेरा सत्यानाश होगा। उसने स्वयं को संयत किया और फिर कहा, तात्पर्य यह है कि महाराज, कोई उड़ता तीर नहीं ले रहा है। मैंने तो बस यूं ही उदाहरण दे दिया था। आप यूं ही सिरी गंभीर हो रही हैं मेरी बात पर। राजकुमारी मैत्री, आप कुछ अधिक ही विचित्र व्यवहार कर रही हैं। शांतनु ठंडे स्वर में बोल उठा। शशक ने उसकी तरफ देखा तो शांतनु ने कहा, क्या कोई नया स्वांग है आपका? शशक ने उसे घूर कर देखा। उसने कुछ कहना चाहा कि तभी विशिष्ट ज्ञान ने कहा, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। राजकुमारी मैत्री ने जिस प्रकार से कहा कि कोई गुरु महाराज उन्हें मिले, हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि समय समय पर कुछ विशेष शक्तियां यहाँ रुद्रन्मय में लोगों को दर्श देती आई हैं और लोगों ने आशीर्वाद के रूप में उनसे कुछ पाया भी है। राजकुमारी मैत्री का व्यवहार भिन्न अवश्य है, परंतु ये भी संभव है कि ये भिन्नता उसी पुष्य के कारण आई हो। अरे हाँ, शशक ने एकदम से ताली मार दी, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम विश्वे राजकुमार विशिष्ट ज्ञान, आप सही हैं। और फिर वो तुरंत महाराज ज्ञानभद्र की तरफ पलटी, क्योंकि सब लोग अब उस पर दोबारा नजरें गढ़ा बैठे थे। शशक ने कहना शुरू किया, तो महाराज हुआ ऐसा कि मैं उस बगीचे में पहुंची और उन्होंने मुझे वो फूल पुष्प दिया। पुष्प था सुनहरे रंग का और गुरु अंकुश्वर महाराज ने कहा कि वो मेरी बड़ी ज्यादा सहायता करेगा। इतना कहकर शशक दरबार में नौटंकी करती हुई यहाँ वहाँ देखने लगी। मैंने जब सामने देखा तो गुरु महाराज, पहले तो मुझे लगा कि असली नहीं है। अब कोई आपको सुनहरा पुष्प देगा तो आप मान थोड़ी जाओगे। तभी अचानक वहाँ गूंजी शेर की दहाड़। शशक सच में दहाड़ पड़ी और बाकी सब चौंक उठे। शशक ने अपने हाथ सीने पर रख लिए। मैंने ऐसे करके पुष्प को कसकर पकड़ लिया, लेकिन जब मैंने हाथ दोबारा देखे तो पुष्प नहीं था, पुष्य नहीं था। महाराज ज्ञानभद्र ने हैरानी से पूछा, हाँ महाराज, हाँ, पुष्प नहीं था। शशक अपना दायां हाथ उल्टा करके बाएं हाथ पर मारते हुए आगे बढ़ी। मैं हैरान कि पुष्प कहाँ गया। मैं अभी तक उस बगीचे में ही थी। फिर अचानक से गुरु अंकुश्वर महाराज की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। शशक ने तुरंत अपने हाथ फैला दिए। शशक! महाराज ज्ञानभद्र की आंखें सिकुड़ गई। शशक! शशक को फिर याद आया कि अभी के लिए वो शशक नहीं है। तात्पर्य है कि उन्होंने कहा कि शशक, तुम आज से तेरी संदेशवाहक
राजकुमारी मैत्री। महाराज की आंखें बड़ी हो गई और वहीं बाकी सब हैरानी से शशक को देखने लगे। दरबार में हल्की सी हलचल दोबारा मच गई थी। वहीं विशिष्ट ज्ञान के चेहरे की मुस्कान बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। इसी बीच विशिष्ट ज्ञान को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसी को निरंतर देखे जा रहा है। विशिष्ट ज्ञान ने अपनी दृष्टि घुमाकर अपने सामने से बाईं तरफ देखा। वहां शांतनु के ठीक सामने की तरफ बैठी हुई राजकुमारी शीलवती उसी को देख रही थी। शीलवती ने अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखा हुआ था और उसने कसकर अपना लहंगा भींच रखा था। विशिष्ट ज्ञान ने तुरंत अपनी नजरें फिरा ली और फिर सामने शशक की तरफ देखने लगा। शशक ने फिर कहा, उस पुष्प से मुझे एक अलग ही अनुभूति हुई। साथ में मैंने ऐसा महसूस किया कि मुझ में एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है। महाराज, आप यकीन नहीं करेंगे कि वह पुष्प कितने काम का है। उसके कारण मैंने एक अलग ही भाषा भी सीख ली। कैसी व्यर्थ आधारहीन बातें किए जा रही हो? किस प्रकार की भाषा का ज्ञान मिला है तुम्हें? तनिक हमें भी बतलाना। रानी अलिका भी बोल उठी। शशक की आंखें सिकुड़ गईं। ये आई विंटेज आंटी पार्ट नंबर 2। रानी अलिका वैसे तो कभी राजकुमारी थी, लेकिन फिलहाल के लिए अब सत्यभा की पूंछ थी। सत्यभा स्वयं कुछ नहीं करती थी लेकिन अलिका को आगे कर देती थी और अलिका थी तो मूर्ख ही। कभी भी कहीं भी कुछ भी कर देती थी। शशक हल्के से मुस्करा दी। यू आर द मोस्ट डम्बेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन। दरबार में सबके मुंह खुले के खुले रह गए। शशक ने अपनी गर्दन तक कटे हुए बालों को फिर एक झटका दिया। दरअसल जब भी शशक इंग्लिश में बात करती थी, उसका बोलने का लहजा ही बदल जाता था और फिलहाल के लिए सभी ने ये बात महसूस की थी। जो आपने कहा, उसका अर्थ क्या हुआ राजकुमारी मैत्री? रानी कुशाभा ने कहा। शशक ने उनकी तरफ देखा। रानी कुशाभा, सबसे छोटी रानी और एक नंबर की दब्बू। सत्यभा उसके खिलाफ भी आलिका को खूब भड़काती थी और आलिका तो थी ही बिना लगाम की पगलाई हुआ घोड़ी। जाकर रानी कुशाभा को दो चार बातें बिना मतलब के सुना आती। रानी कुशाभा चुप रहती थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि कभी किसी भी गलत के विरुद्ध आवाज उठा सके। इसलिए शशक को उस पर दया कम और गुस्सा ज्यादा आता था। शशक ने आराम से कहा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि रानी आलिका जितना ऐड़ा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। उस भाषा में सुंदर बुद्धिमता को ऐड़ा कहा जाता है। आलिका बोल उठी, हमसे ज्यादा बड़ी ऐड़ा हमारी ज्येष्ठा महारानी सत्यभा हैं। मैं पूर्णतः सहमत हूँ आपसे, शशक ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। सच में ऐड़ी? तुझसे ज्यादा बड़ी वाली वो है। इसी बीच महाराज ज्ञानभद्र ने दोबारा पूछा, तो उस पुष्प में और क्या अधिक शक्तियां हैं? शशक ने लापरवाही से कहा, मुझे ज्यादा नहीं पता महाराज, लेकिन गुरु अंकुश्वर महाराज ने कहा है कि समय आने पर मुझे उस पुष्प के संदर्भ में पता चलेगा, और हाँ, किसी ने भी मुझे मारकर उस पुष्प को पाने का प्रयास किया तो उसकी 7 पीढ़ियों का विनाश हो जाएगा। शशक ने अपनी उंगली सारे दरबार में घुमा दी। वो मेरे प्राणों के साथ जुड़ गया है और अगर मैं गई तो पुष्प भी जाएगा। तो तुम्हारे मन में जो भी पाप आ रहा है ना, मैं बोल रही हूँ कि वहीं दबा लो चुपचाप। दरबार वाले हल्के से भयभीत हो गए। इसी बीच तब से चुप बैठे महाराज शिलेंद्र ने पूछा, पुष्प मिलने के पश्चात ही क्या तुम्हारा स्वरूप बदला? तुम्हारे केश और वस्त्रों को क्या हुआ? शशक ने उनकी तरफ देखा। राजकुमारी मैत्री के पिता, एक नंबर का कपटी मानुष। शशक इसको पिता महाराज कहती थी क्योंकि पिताजी कहने की अनुमति नहीं थी, लेकिन शशक वो और इसे पिता महाराज कहे। अबे हट! शशक ने अपना सिरहों में हिला दिया। बिल्कुल महाराज, गुरु अंकुश्वर से मिलने के पश्चात ही मेरे ऐसे कपड़े और बाल हो गए। धीरजा ने ठंडी आवाज में कहा, तो तुम्हारे कहने का अर्थ है कि उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद मिला है उनका? बिल्कुल, शशक ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्री, आज से मैं तुम्हें पूर्ण रूप से परिवर्तित करता हूँ ताकि तुम, शशक की आवाज तेज हो गई, इस संसार को हर पाप से मुक्त कर सको। तुम्हें हर दानव का ज्ञान होगा और तुम हर गलत चीज का ज्ञान होगा। तुम सब अधर्मियों का विनाश करोगी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। साइमन गो बैक। वंदे मातरम।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद। शशक ने अपना हाथ मुट्ठी बंद करके ऊपर कर लिया था और वो हांफ रही थी। बाकी सब उसे हैरानी से देख रहे थे। हम कैसे मान ले कि जो आप कह रही हैं वो पूर्णतः सत्य कह रही हैं? एक दरबारी बोल उठा। तो मत मानना सनम सूतिए, तेरा ही सर्वनाश होगा। शशक ने आराम से कहा और दोनों हाथ उठा दिए। जोर से बोलो, गुरु अंकुश्वर महाराज की जय। सारा दरबार एक साथ बोल उठा। शशक खुश हो गई। उसकी झूठी कहानी कामयाब हो गई थी। क्या कमाल की कहानी गढ़ी थी उसने। आज अगर वो अंकु ठाकुर यहाँ होता या होती तो देखती कि मैंने उससे ज्यादा अच्छी कहानी क्या 5 मिनट में बना दी। हाँ, उसे शुक्र मनाना चाहिए कि मैं प्रतिलिपि हिंदी पर नहीं हूँ, नहीं तो उसके साथ साथ अच्छे अच्छे लेखकों की खटिया खड़ी कर देती। इसी बीच तभी अचानक राजकुमारी शीलभा खड़ी हो गई, जो कि शीलवती और शीलना के बाद महाराज शीलेंद्र और धीरजा की जुड़वां संतानों में से एक थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप प्रमाणित कर सकती हैं कि आपको वास्तव में कोई आशीर्वाद प्राप्त हुआ है? क्योंकि हम आपके स्वभाव को अच्छे से जानते हैं। आप अपनी ओर ध्यान करवाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। राजकुमारी मैत्री, मैं सहमत हूँ शीलभा से। दूसरा जुड़वां राजकुमार शीलभ भी उठ खड़ा हुआ। हम इस प्रकार से राजकुमारी मैत्री पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो हमारे संग बहुत बार घात कर चुकी हैं। शशक ने मन ही मन दोनों जुड़वां को कई प्रकार की ढेर मन गालियां दे डालीं। यही दोनों वास्तविक दुनिया में उसके सबसे अच्छे दोस्त मोहित और धरा थे, और यहाँ देखो, राजकुमार और राजकुमारी बनकर पता नहीं स्वयं को क्या ही समझने लगे हैं। दरबार में हल्की सी खुसफुसाहट चलने लगी थी। सब लोग शशक से प्रमाण भागना चाहते थे। शशक ने सबकी तरफ देखा और हल्की सी हंस पड़ी। प्रमाण? अरे बिल्कुल, तुम देखो कि मैं क्या ही करती हूँ। इतना कहकर उसने बाईं तरफ देखा, जहाँ रानी कुशाभा का भाई सेनापति कालो बैठा हुआ था और उसके ठीक पीछे राजकुमार कंचिक और राजकुमार कनिक खड़े थे। कनिक का प्रेम संबंध फिलहाल के लिए शीलभा के साथ चला हुआ था, लेकिन शशक जानती थी कि कनिक कितना ज्यादा कमीना है। लेकिन अभी के लिए उसकी नहीं बल्कि किसी और की बारी थी। शशक ने फिर सामने महाराज ज्ञानभद्र की तरफ देखा। मेरे पास पक्के वाला प्रमाण है महाराज। सब एकदम से अचानक चुप हो गए। ज्ञानभद्र ने अपना सिरहा में हिला दिया। क्या प्रमाण है आपके पास? मैं अपना प्रमाण ऐसे नहीं दे सकती हूँ। इतना कहकर शशक ने सीधा बाईं तरफ उंगली की। सेनापति कंचिक, मुझे अपने पास चाहिए होंगे। सबने हैरानी से शशक और कंचिक की तरफ देखा। कालोब एकदम से उठ खड़ा हुआ। हमारा पुत्र तुम्हारे पास क्यों आएगा? हमारे पुत्र से दूर रहो तुम। आपका पुत्र कोई चुंबक और मैं कोई लोहा नहीं हूँ कि उसके साथ चिपक जाऊंगी। शशक ने चिढ़कर कहा, मुझे बस अपनी शक्तियां प्रमाणित करनी हैं। बस। कालोब ने तुरंत महाराज की तरफ देखा तो उन्होंने अपना सिर हिला दिया। कालोब ने एक गहरी सांस ली और फिर कंचिक को इशारा किया। कंचिक ने अपना सिर हिला दिया और फिर शशक के पास जाकर खड़ा हो गया। शशक की मुट्ठियां भिंच गई। ये वही बंदा था जिसने एक बार राजकुमारी मैत्री के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और फिर बड़ी आसानी से बच गया था, लेकिन अब तो तू गया बेटा। शशक फिर महाराज ज्ञानभद्र की तरफ पलटी। क्या आपको ज्ञात है कि राजकुमार शांतनु की तलवार पर विष लगा हुआ था जब वो विशिष्ट ज्ञान के साथ युद्ध कर रहे थे? सबके सब स्तब्ध रह गए और दरबार में चीख चिल्लाहट मच गई। सत्यभा एकदम से खड़ी हो गई। तुम्हारा इतना दुस्साहस, नीच रक्त! हम तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा देंगे। अरे ऐसे कैसे? पप्पा का माल है क्या? शशक ने भी चिढ़कर कहा तो सत्यभा की भवें सिकुड़ गई। शशक ने एकदम से कहा, तात्पर्य है कि आप राजकुमार शांतनु से पूछ सकती हैं। सबकी नजरें शांतनु की तरफ घूम गई तो उसने अपना सिर झुका लिया। ये सत्य है माता। सत्यभा का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं शशक ने ताली मार दी। देखा देखा, कहा था ना मैंने। सत्यभा ने गुस्से के मारे उसे घूरकर देखा तो शशक तुरंत शांतनु की तरफ पलट गई। तो राजकुमार शांतनु,
क्या ये सत्य है कि आप राजकुमार विशिष्ट ज्ञान की आग के पास वार करना चाहते थे ताकि उन्हें हल्का सा घायल करके वहां जाने से रोक सकें? शांतनु की आंखें सिकुड़ गई। आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं वहां वहां पर वार करने वाला था? विशिष्ट ज्ञान के माथे पर बल पड़ गए। उसने तुरंत अपने सिंहासन को कसकर पकड़ लिया। वास्तव में अगर राजकुमारी मैत्री वहां नहीं होती तो इस समय तक वो एक आंख से अंधा हो चुका होता। वहीं शशक ने आराम से कहा, मुझे सब कुछ पता है। मुझे तो ये भी पता है कि इस विष के संदर्भ में राजकुमार शांतनु को इस विष के संदर्भ में स्वयं भी कुछ भी ज्ञात नहीं था। इतना कहकर शशक पीछे खड़े सेनापति कंचिक की तरफ पलट गई। है ना सेनापति कंचिक? कंचिक ने उसकी तरफ देखा। कंचिक का चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था। शशक हल्के से मुस्कुरा दी। क्यों, क्या हो गया? सेनापति कंचिक, कहिए ना, आप दरबार को सत्य बताएंगे विष के बारे में या फिर? कहते हुए शशक एक कदम आगे बढ़ी। मैं सबको बतलाऊं? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।